नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के खरगबनी गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, 2 घायल, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। मधवापुर के बिशनपुर गांव में धौस नदी किनारे ग्रामीणों ने पुल नहीं होने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दीपावली मनाने के लिए दिल्ली से घर लौट रहे मधवापुर के एक मजदूर युवक की वाहन दुर्घटना के दौरान यूपी में मौत। हरलाखी के निवर्तमान विधायक व एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने की प्रेस वार्ता। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बीते 24 घंटे में 38 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। राजनगर के निवर्तमान विधायक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने जयनगर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयनगर में कलवार महिला मंच के द्वारा छठ व्रतियों को दिया गया अर्घ्य का सामान। दीपावली की रात शुरू हुई काली पूजा से मधुबनी शहर का माहौल हुआ भक्तिमय। और मधुबनी विधानसभा चुनाव में बस स्टैंड बदहाली का मुद्दा बना सबसे अहम। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी थाना क्षेत्र से सड़क हादसे की एक भीषण खबर सामने आई है, जहां बेला और खरगबनी गांव के बीच बीते मंगलवार की रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में की गई है। बाबूबरी से बड़ी खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के बेला और खरगबनी गांव के बीच मंगलवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृत युवक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी फूलन पासवान के 25 वर्षीय पुत्र नीरज पासवान के रूप में हुई है। घायलों में झंझारपुर थाना क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव निवासी विजय पासवान के पुत्र विकास पासवान तथा विलायती पासवान के पुत्र डब्लू पासवान शामिल है। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक से बेला गांव में आयोजित काली पूजा के अवसर पर कलकतिया वाली कार्यक्रम देखने जा रहे थे। बताया गया कि पूजा स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद तीनों युवक सड़क किनारे बेहोश पड़े मिले। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन देर होने पर उन्होंने तीनों को निजी वाहन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरी पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद नीरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक नीरज हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी में वेंडर के रूप में कार्यरत हुआ था और परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके 2 छोटे पुत्र हैं, एक की उम्र 2 वर्ष और दूसरे की मात्र 1.5 माह। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे मोहनपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। नीरज की पत्नी, मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से रात के समय सड़क पर गश्ती बढ़ाने और स्पीड नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इस घटना ने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। बरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर गांव में धौस नदी है, जहां वर्षों से पुल नहीं है और इसके कारण ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में थक हारकर वहां के ग्रामीण ने आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर गांव में धौस नदी किनारे वहां के ग्रामीणों ने पुल नहीं होने के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। आजादी के बाद आज तक पुल नहीं होने की वजह से सैकड़ों की आबादी वाली बस्ती के लोगों के साथ बड़ी परेशानी होने की बात प्रदर्शनकारियों ने कही। लोगों ने बताया कि आवागमन की समस्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार के कार्य दुष्प्रभावित हो रहे हैं। काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि को वोट की चोट से उखाड़ कर फेंक देने की बात संजय यादव ने कही।
शंकर यादव ने कहा कि 400 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल जाने के लिए बिशनपुर वासियों को पुल के अभाव में 13 किलोमीटर जाना पड़ता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पुपरी 13 किलोमीटर है, लेकिन पुल नहीं होने से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी प्रकार स्कूल, बाजार और रिश्तेदारी में जाने की समस्या कई दशक से बनी होने की बात लोगों ने कही। विरोध प्रदर्शन के मौके पर गांव के सैकड़ों लोग नदी किनारे पहुंचे थे। विधायक जी के बारे में विधायक जी कई बार ठक ठक के चल गया, वोट ल ले पुला सब लोग डोमी छै मुड़े छै, बीमार पड़ी छी तो 10-50 लगा के बीच या से 4 घंटा 5 घंटा लगी है। वोट मांगा आयल था कि नहीं विधायक जी? अब आयल है कि नहीं आयल है तो हम देखबो नहीं के लिए नहीं देखलिए। वोट मांगा था तो कहबे ना, कहबे कि लाठी हाथ से घेरबै। हाँ, की नाम भेल अपने के? लक्ष्मी यादव। कहाँ घर भेले? बिशनपुर। बताइए, आप लोग धौस नदी किनारे आज विरोध जताया सरकार के खिलाफ, क्या है मामला? मामला ये है कि जब से देश आजाद हुआ है या ये फिर देश है, तब से वहाँ नदी के उस पार जो सीतामढ़ी जिला से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर मधुबनी जिला के करीब 1200 से 1300 आबादी है, जो वार्ड नंबर बिशनपुर पंचायत, मधुआपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में पड़ रहा है। उनको अगर किसी तरह का मेडिकल सुविधा लेना हो, बच्चे को स्कूल आना है या किसी भी तरह का समस्या होता है तो नदी पार करके इधर आना पड़ता है, या तो हमारे पंचायत में जो हॉस्पिटल है उसको 13 किलोमीटर दूरी तय करके, मतलब सीतामढ़ी जिला के बलसा, तरैया, ये सब मधुबनी जिला अवारी होके तब हॉस्पिटल पर आना पड़ता है। और इस पुल हो जाए तो दूरी कितनी कम हो जाएगी? वहाँ 400 मीटर है हॉस्पिटल, अगर पुल बन जाए तो उसके बदले 13 किलोमीटर चलना है। उससे 13 किलोमीटर चलना। आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर। हाँ, अगर पुल बन जाने के बाद 10 किलोमीटर है, और नहीं तो वैसे 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। 30 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़ता है अभी पुल बन जाए तो 10 किलोमीटर 3 गुना रेलवे स्टेशन की दूरी कम हो जाएगी। प्रखंड कार्यालय जाना है, ऐसे 10 किलोमीटर है। अगर उस रूट से अगर हम लोग निकलते हैं, नदी को क्रॉस नहीं करते हैं, तो उसका सीधे 3 गुना 22-24 किलोमीटर। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ पुल हो जाए, और नहीं तो सामूहिक रूप से सभी पार्टी के लोग, हम लोग जो ग्रामीण का निर्णय होगा उसके हम लोग साथ रहेंगे। जो इन लोगों का नारा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, इसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो सत्ता में जो बहुत लंबे समय से अभी तक हैं, उन लोगों से आप लोगों ने सवाल किया कि मतलब क्यों नहीं पुल बनाया? बार सत्ता में आए लोग। संजय भाई के द्वारा मुख्यमंत्री तक पिटीशन भी पड़ा हुआ है इस पर, इसका हम लोग कॉपी, इस पर कोई रिप्लाई नहीं है, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। बाबू थे उस समय भी कहा गया, उनके लड़का है, उनको भी बार बार जब चुनाव होता है तो कहा जाता है कि भाई हम लोग को यहाँ पुल चाहिए। तो वोट बहिष्कार करने से एक ऐसा भी मैसेज हो सकता है कि जिसने आपका काम नहीं किया, आप वोट बहिष्कार करेंगे तो हो सके कि उनको लाभ हो जाए जिन्होंने आपका काम नहीं किया। तो ये निर्णय क्या उचित लगता है वोट बहिष्कार का? वोट का जवाब तो सही में ये उचित नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस गांव के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पंचायत का लोग इस समस्या के लिए हम लोग एक हो जाए। अभी आदर्श आचार संहिता, एक मिनट, अभी आदर्श आचार संहिता का समय चल रहा है और 20 दिन के भीतर आपका चुनाव होना है। आप किसी भी कीमत पर यहाँ पुल बनने का कोई नॉर्म्स नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? प्रशासनिक आश्वासन तो चाहिए कि नहीं हम लोग को? कम से कम प्रशासनिक कोई आश्वासन, प्रशासनिक ऐसा अधिकृत आदमी है जो हम लोग को आश्वासन दे कि हाँ यहाँ पर हम इलेक्शन खत्म हो जा रहा है, आप लोग वोट गिराइए, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो राजनीतिक लोग अगर नहीं करेगा तो प्रशासनिक को हम लोग पहल करेंगे इस पर। बिना राजनीति के इन्वॉल्वमेंट का ये काम हो सकेगा या आपको लगता है? नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, जिसको अभी हम लोग मीडिया में शेयर नहीं करेंगे। हम लोग बैठ के इसका भी डिसीजन ले लेंगे। नाम बताइए। शंकर यादव। बताइए संजय जी, क्या कहना है आज के कार्यक्रम के बारे में? आज बिशनपुर के ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ धरना, लोग पुल न होने के कारण वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन साथ ही हम लोग प्रबुद्ध जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया है, तो जिन लोगों ने स्थानीय सांसद हो या स्थानीय विधायक हो हम लोगों का ठगने का काम किया, हम लोग वोट की चोट से उस बेईमान को, उस निकम्मी सरकार को हम लोग बदल देंगे। और इसके लिए हम लोग
अभी आचार संहिता का समय है, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अभी हम लोग यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ के ग्रामीण पंचायत वासियों के सहयोग से आगे तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी जो यहाँ वर्तमान जो स्थानीय जो कोई भी यहाँ जो वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा वोट उन्हीं को दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी चुनाव का समय है, विधायक जी फिर आश्वासन दे देंगे कि हाँ पुल बन जाएगा, आप मुझे वोट दीजिए। साथ की हार इक्का एक बेर चढ़ेगी सर। यहाँ के तो थक चुके हैं, इसलिए जो अब उनका जो कहना है लोगों मानने को तैयार नहीं विश्वास करेगा। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। संजय कुमार। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पहवारा गांव में दीपावली की रात मातम में बदल गई, जब दीपावली पर दिल्ली से लौट रहे एक मजदूर युवक की सड़क हादसे में यूपी में मौत हो गई। मृतक की पहचान पहवारा गांव के 25 वर्षीय शुभम कुमार के रूप में की गई है। दीपावली मनाने के लिए दिल्ली से घर लौट रहे एक मजदूर युवक की मौत वाहन दुर्घटना के दौरान यूपी में घटनास्थल पर हो गई। ट्रेन की टिकट नहीं मिलने के कारण वह बाइक से अपने घर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पहवारा गांव लौटने के लिए दिल्ली से चला था। उसी क्रम में एक पुल पर चढ़ने के समय वह ट्रक की चपेट में आ गया। मृतक को बेहोश समझकर वहां के सुरक्षा बलों ने वहीं के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। 25 वर्षीय मृतक शुभम अपने पिता स्वर्गीय गुरुदेव महतो का इकलौता बेटा था। यह दुर्घटना दीपावली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर को हुई। ग्रामीण साधु कुशवाहा, चंदन महतो, सुधीर कुमार और सरोज कुमार सहित कई लोगों ने बताया कि मृत युवक पिछले कई सालों से दिल्ली में बिजली मिस्त्री का कार्य करता था। उसकी मौत की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। घर का इकलौता चिराग बुझने से दीपावली की शाम को पहवारा गांव के किसी घर का चिराग नहीं जला। मंगलवार को गांव में शव आते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया, जबकि गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी के निवर्तमान विधायक व हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान वह गांव के एक एक घर पहुंचकर खुद से लोगों से एनडीए के बारे में बातचीत की। हरलाखी के निवर्तमान विधायक व एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर ने विधानसभा क्षेत्र व बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न गांवों में पहुंच जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र के खनुआ टोल, चहुटा, अधवारी, तिसियाही, नंदी भौजी चौक, त्योंथ, दुर्गौली, गम्हरिया सहित अन्य गांवों में पहुंच एक एक परिवार के समक्ष मुलाकात की। साथ ही एनडीए सरकार में हुए विकास कार्यों से भी अवगत कराया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए महिला आरक्षण व महिला स्वरोजगार योजना, पेंशन योजना, निःशुल्क बिजली आपूर्ति योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने राज्य में सड़क, पुल, पुलिये का जाल बिछाकर बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। तब से लगातार विकास कार्य जारी है और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना व छात्रवृत्ति योजना शामिल है। जनसंपर्क के बाद उन्होंने बताया कि जनता में काफी उत्साह कायम है। एनडीए सरकार के विकास कार्यों से आम जनमानस में हर्ष का माहौल है। बिहार में तेजी से विकास कार्य जारी रहे, इसलिए जनता फिर से डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बनाने के मूड में है। आज आपने बहुत से गांवों में जाकर के जनसंपर्क किया है, हाल जाना है, लोगों से मुलाकात की है, क्या लगा देख करके? चुनाव का समय है और एनडीए की सरकार पहले भी थी और एनडीए की सरकार अभी भी बनेगा। लोगों में बहुत ही अच्छा संदेश है कि एनडीए की सरकार में जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। जहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, सभी जगह, सभी दिशा में, सभी वर्गों के लिए हमारे एनडीए की जो सरकार है उन्होंने काम किया है। और इस विकास को लेकर हम घर घर जाके लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। जो छूटा हुआ काम है वो सब काम हम लोग पूरा करेंगे। और क्या मतदाता से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वैसे तो आप मिल भी रहे हैं और वैसे भी क्या कहना चाहेंगे? मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? छठ और दिवाली का अभी पर्व चल रहा है। हम
सभी मतदाता को छठ और दिवाली की शुभकामना देते हैं और चुनाव भी एक पर्व की तरह ही हम लोग मनाते हैं। 5 साल में एक बार आता है। इस पर्व चुनाव हम लोग का एक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। तो इसमें हम सभी मतदाता को कहेंगे कि आप एक एक मत आप एनडीए की सरकार को देने का काम करें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि बिहार में जीविका दीदियों को मासिक आय 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको सुनकर जीविका दीदियों में एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इस घोषणा के बाद मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ व मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 के प्रत्याशी ने अपने घर पर प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस घोषणा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह प्रेस वार्ता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा की गई घोषणा के बाद आयोजित की गई, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि जीविका समूह की दीदियों को अब 30,000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा तथा 2 वर्षों तक लिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस घोषणा से राज्य भर की जीविका दीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने इस अवसर पर कहा कि तेजस्वी यादव की यह घोषणा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मधुबनी नगर क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें सड़कों का निर्माण, नालों की सफाई, बिजली व्यवस्था में सुधार और जलापूर्ति योजनाएं प्रमुख हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने विकास देखा है और आने वाले चुनाव में जनता महागठबंधन के साथ है। दावा किया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। समीर महासेठ ने कहा कि मधुबनी नगर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे राज्य के विकास और प्रगति के लिए महागठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करें। पूरे मधुबनी की जनता से सीवरेज कहीं देखे हैं क्या? कौन करेगा भाई? ये नगर निगम आयुक्त का काम था कि प्रोजेक्ट बना करके पैसा सैंक्शन करवाते। आज तक प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, जबकि लगातार यहाँ नहीं, जब आप जान रहे हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा तेलंगाना का माने डेवलप स्टेट है और आपका बेटा, मधुबनी का बेटा वहाँ का चीफ सेक्रेटरी थे। वहीं से उन्होंने टीम भेजा था मधुबनी में सर्वे करके कि नहीं, 1.5 महीना टीम रही थी। क्या कारण है? उस समय के डीएम रद्दी कोठरी में डाल दिए कि कहाँ डाल दिए, टोकरी में डाले कि कहाँ डाले, आज तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो आप प्रोजेक्ट बनाइएगा नहीं, दीजिएगा नहीं, सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा भाई? ये सिस्टम का दोष है। और नगर विकास के बारे में जो मंत्री बीजेपी के बनते हैं वही हार जाते हैं। तो उसी ढंग से नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए। उनके जदयू के लोग, बीजेपी के लोग आपस में समझ में ये जो बंटवारा किए हुए थे कि नगर का जो भी होगा सब हम बीजेपी को देंगे, हम समझते हैं ये सबसे ज्यादा जदयू को हराने का काम बीजेपी करेगी। पूरे शहर स्तर पर, पूरे बिहार में ये मैसेज जा रहा है कि नगर के लोग को जीतने में दिक्कत है। निश्चित तौर पे हम भी कोपभाजन न बने। जहां पर भी हो, पैसा जब हम दे दिए हैं 128 सड़क का, क्या कारण है 47 सड़क का केवल टेंडर आपने किया और काम भी शुरुआत नहीं कर रहे हैं ढंग से? हम किसी एजेंसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, उसमें बुडको एजेंसी थी। हमने स्पष्ट कहा अपने एस्टीमेट कमेटी में, क्यों नहीं बुडको को ही जो ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो मधुबनी को नहीं देखेगा सत्ता पे रहने लायक नहीं रहेगा, मधुबनी जनता को नहीं देखेगा सत्ता में रहने लायक नहीं होगा। खाली नरेंद्र मोदी से बड़का बड़का ज्यादा भाषण देने से हो जाएगा। हम तो खैर, हम तो भाई मधुबनी के हमारे स्वर्गीय माने पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी नेता हुआ करते थे। हम तो हमेशा कहते हैं मधुबनी का हम बेटा है। कोई भी गलती हुई हमें माफ करें और आगे बतावे क्या करना है। निश्चित तौर पे उधारा के साथ मधुबनी का सेवा करते रहेंगे। और जो हम समझते हैं कि पूरी हमारे विधानसभा में आज भी 10 विधानसभा में मधुबनी नंबर 1 है, ये एनालिसिस आप कर लीजिए।
और आने वाला टाइम में पूरे बिहार में 1 to 10 मधुबनी कैसे बने, ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हमें वोट दें, जितावें और 1 to 10 इन बिहार में लावें और निश्चित तौर पे जो आपकी समस्या है उसका भी अक्षरशः निदान हो जाए। क्योंकि 800 करोड़ का मेरा काम चल रहा है, कहीं बीच में लटक नहीं जाए, क्योंकि सरकार लटकप्पू है, कभी इधर रहती है कभी उधर भाग जाती है, कोई ठीक नहीं। जैसे 17 महीना मंत्री बना है और जब तक काम करते एग्जीक्यूशन करते पलट गए। तो भाई ये सब आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे जनता को कि जनता इसका कि संज्ञान ले और एक बार हमें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यों को लेकर के लगातार आप रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं। जी जी, इस बार भी आपने रिपोर्ट कार्ड निकाली जी, उसे लेकर के जनता को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे क्या कहेंगे जो कह रहे हैं ये काम नहीं हुआ? देखा जाए, जब हम जो कोई काम करते हैं, हम जब रिपोर्ट कार्ड पेशी कर देते हैं 2015 से 20 का, आप देख लीजिए उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, रिपोर्ट कार्ड एक एक जगह चला गया। तो कम से कम पढ़ के देख करके, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से भी मैसेज गया है। लेकिन कुछ लोग जिनके ऊपर हम नहीं बोलना चाहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उन लोग को भी थोड़ा सा मैंने अमेरिका से टीन का चश्मा और ब्लू वाला चश्मा ला करके लगवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब तो यहाँ पैसा उन लोगों का कहना है यहाँ नगर निगम को बिहार सरकार नहीं देगी, अमेरिका से पैसा आएगा। कहाँ का काम हो रहा है, जैसे स्टेडियम में, स्टेडियम वाले रोड में और एक गांव में भी रोड का काम, निर्माण का काम जी 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 जी। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन खत्म काम खत्म, इस पर क्या कहेंगे? 100% समीर महासेठ निश्चित तौर पे ये आपको वचन देता है कि जो बड़े टेंडर हो गया, काम शुरुआत हो गया और 17 करोड़ रुपया जा चुका है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। काम पूरा करके या जो टाइम है अगर नहीं होगा तो पेनाल्टी भी होगा। और बता दें, विपक्ष का कहना है सर 1974 ईस्वी में मधुबनी जिला बनी, हाँ। 74 से लेके अभी तक वैसा का वैसा ही मधुबनी है। जो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखा जाए, जब तक 4-5 चीज नहीं होगा, इस संभव नहीं है कि शहर अच्छा लगेगा। आप शहरवासी से वही बताया, शहर में जब तक आप लोग के माध्यम से डस्टबिन में कचरा फेंके, नाला में नहीं फेंके, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे ये उन तक मैसेज है। और नाला ढक्कन युक्त हो, दूसरा मैसेज है। तीसरा, छोटी गली है उसमें जो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे बिहार में कि छोटा गली है तो बीच में नाला बने और सड़क बच जाए ताकि चौड़ीकरण हो जाए। तीसरा, अगर पूरे शहर में बिजली पोल है, कहीं खड़े हो जाइए तब 15 फीट इधर या 30 फीट अगर वो बिजली पोल हट जाता है, अंडरग्राउंड बन जाता है तो 25 से 30 फीट चौड़ी सड़क हो जाएगी। और जो सड़कें हैं, चाहे PWD की सड़क हो, चाहे REO की सड़क हो, चाहे नगर विकास की सड़क हो, हर एक को अच्छे ढंग से बनाना है। इसीलिए कि पिछले ही बार एस्टीमेट कमेटी एग्जीक्यूट कर चुकी है हमारे संयोजक बनने के बाद कि अगर ये नहीं करिएगा तो ये पनिशमेंट किया जाएगा। जिस ढंग से हमने वीडियो बुडको को कहा था कि क्यों नहीं आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए हर एक डिपार्टमेंट को। वन विभाग वर्सेज जब इनका ही सरकार में 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ेगी, कैसे काम होगा? आप देखिए वहां जाकर के कैनाल पर लिखा हुआ है, जो राज कैनाल, वाटसन कैनाल को जो पैसा दिया गया, पहले का चालू कैनाल है जी जी जी, बाद एक भी कैनाल कुछ नहीं जो किया समीर महासेठ ने पैसा लाया और कैनाल और ढक्कन युक्त बना रहा है ताकि पूरे मधुबनी जिला को बीमारी से मुक्त किया जाए। चाहे कि पेट की बीमारी होती थी, पूरा ग्राउंड वाटर कंटेम्प्टेड हो जाता था, अगर उसको ढक्कन युक्त बना दीजिएगा और पूरे मैंने सीमेंटेड रहेगा तो हम समझते हैं कि वो जो है नीचे नहीं जाएगा, अंतिम में STP बन करके शुद्ध पानी किसान को मिलेगा। इतना तक का हमने बना दिया था। तो अभी ये लोग आधा अधूरा, अभी तक 70% काम किया, 30% अभी तक बाकी है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की।
बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान मधुबनी जिला की पुलिस ने 1,41,500 रुपए कुल 38 वाहनों से जुर्माना राशि के रूप में वसूल किया। बीते 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 439 लीटर शराब बरामद किए गए। इस दौरान 20 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर SSB एवं मधुबनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 20 वारंट में गिरफ्तारी, 13 शराब कारोबार में गिरफ्तार, 2 अन्य कांड में गिरफ्तारी, वहीं 3 हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए। जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 38 वाहनों से 1,41,500 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही जिला अंतर्गत कुल शराब 439 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किया गया है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राजनगर के निवर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि वह पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं और इस बार पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है, लेकिन वह एनडीए के साथ हैं और इस बार फिर जीत सुनिश्चित है। जयनगर के मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन में बुधवार को राजनगर के निवर्तमान विधायक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आलाकमान के निर्देश पर उन्होंने अमल किया है। खजौली और राजनगर विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक रहे और अपने कार्यकाल में दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास, प्यार और स्नेह उन्हें मिला। अपने कार्यकाल अवधि में विधानसभा क्षेत्र की जनता के घर घर तक पहुंचे और अथक प्रयास से क्षेत्र में विकास कार्य करवाया। राजनगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर कहा कि पार्टी के निर्देश का उन्होंने सम्मान किया है, बावजूद वह पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस बार भी जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता राम प्रसाद राउत, सरोज गोहिवार समेत कई लोग मौजूद थे। पत्रकार भाई जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबके बधाई दीजिए, अभिनंदन करेगी। दीपावली और छठ पर्व पर हार्दिक बधाई दीजिए। 2000 में हम खजूरी विधानसभा से राजनीति शुरू की। उससे पहले हम शिक्षक थे। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और हमारे नेता बालेश्वर सिंह भारती और उस समय के नेता भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है कैलाशपति मिश्र, मधुबनी के गोकुल मंदिर पर हमको बुला करके कहे कि आपको चुनाव लड़ना है और आप नौकरी छोड़ जाइए, आपको चुनाव लड़ना है। हमने इस बात को कबूल किया और खजौली विधानसभा से खास करके जयनगर, जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहां से हमने राजनीति शुरू की। और पार्टी ने हमको 7 बार टिकट दिया, 3 बार हारे और 4 बार जीते। 2 बार जयनगर से और 2 बार राजनगर से। 2 बार जयनगर माने खजौली विधानसभा से 2 बार और 2 बार राजनगर से। तो हम पार्टी का सम्मान करते हैं। पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश के नेतृत्व हैं, मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी ने जो हमको काम दिया, तो वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला 2005 में। दोनों चुनाव हम जीते, 2005 के फरवरी में भी और नवंबर में भी यहाँ। और जब यहाँ से हम चुनाव जीते तो पंडित विरोधानंद झा, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका शिलान्यास किया हुआ उसी का वो नहर साइफन नहीं बना था, जिसको हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री को बुला करके और सुक्की में उसी साइफन का एक ही पंचवर्षीय में हमने निर्माण कराया। वो सबसे जटिल काम था, तो किसी ने उस काम को नहीं किया, तो इस काम को मैंने किया। और उसके बाद ही पश्चिम के रहने वाले जितने भी लोग थे, जिनका जमीन था, उधर पानी आया और आज लोग सिंचाई का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक पंचवर्षीय के बाद हम फिर चले गए, परिसीमन चेंज होने के बाद राजनगर गए, तो पहली बार राजनगर में भी हम चुनाव हार गए। फिर हम अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते, लोगों से मिलते जुलते रहे और वहां हमने दूसरी बार चुनाव जीता। और चुनाव जीता, जो काज बरसों से लोग ने नहीं किया था, मैंने उस काम को किया। एक सुरगवे नदी में पुल और पुलिस गेट, जो मंगनीलाल आदरणीय उस समय के मंत्री मंगनीलाल मंडल का शिलान्यास किया हुआ था 1982 का, उसको हमने बनाने का काम किया। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा जहाँ रेफरल हॉस्पिटल था, जो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया था, उसको भी हमने बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे दुनिया के टीकाकार वाचस्पति मिश्र का जी पूरा खंडहर में तब्दीली हो गया था, उस काम को हमने सरकारी समारोह घोषित करवाया और आज यहाँ उनकी मूर्ति और उनके जी की घेराबंदी भी हमने कराया। इस तरह से उस काम को हमने किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम इस वित्तीय वर्ष में कमला के भदवार और खैरा किले के बीच में 154 करोड़ रुपए की लागत से कमला में एक पुल का हमने शिलान्यास किया है। इस बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री को कह के, और हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे नितिन नवीन जी आए थे और उसका शिलान्यास किया। तो ये मुख्य काम जो था वहां हमने किया। पुलिस गेट जो वर्षों से लंबित था सहौलिया में, उसको भी 4 करोड़ 27 लाख की लागत से हमने उसको भी बनाने का काम किया। जो किसानों के खेती के लिए जहां पानी का व्यवस्था नहीं था, वो पुलिस गेट बनने से पानी का व्यवस्था हो। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार महिला मंच की सदस्याओं के द्वारा छठ व्रतियों के बीच छठ के अर्घ का सामान वितरण किया गया। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन बुधवार को कलवार महिला मंच की ओर से छठ व्रतियों को अर्घ्य सामग्री का वितरण किया गया। मंच की शालिनी जायसवाल के नेतृत्व में सभी सदस्याओं ने मिलकर छठ व्रतियों को सूप, डाला, नारियल, केला, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्री भेंट किया। इस अवसर पर मंच की सदस्याओं ने बताया कि छठ पर्व बिहार की लोक आस्था का सबसे पवित्र पर्व है, जिसमें महिलाएं परिवार और समाज के सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखकर भगवान भास्कर की उपासना करती हैं। उन्होंने कहा कि यह छोटा सा योगदान व्रतियों के प्रति सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। कार्यक्रम में उपस्थित व्रतियों ने भी कलवार महिला मंच के इस सामाजिक पहल की सराहना की और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सरोज गुप्ता, विमल गुप्ता, आरती देवी, प्रियंका देवी, दुर्गा कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे। मंच के सदस्यों ने बताया कि कलवार महिला मंच के द्वारा पहली बार छठ पर्व पर जरूरतमंद व्रतियों की सहायता की जा रही है, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी बाधा के सूर्य उपासना कर सके। आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। दीपावली की रात से ही मां काली की विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई। कहीं 5 दिवसीय तो कहीं 9 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भव्य काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। काली मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मधुबनी में काली पूजा से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। दीपावली की रात विधि विधान से मां काली की पूजा शुरू हुई। शहर के गंगासागर काली मंदिर, पुलिस लाइन काली मंदिर, थाना चौक, सप्ता, राटी, उसराही रेलवे गुमटी के समीप काली मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। कई जगहों पर 5 दिवसीय तो कुछ जगहों पर 9 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया गया है। थाना चौक पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पंडाल बनाया गया है। इस अवसर पर काली पूजा समिति थाना चौक के अध्यक्ष प्रिंस कुमार, रोशन कुमार, राहुल कुमार, प्रशांत रंजन, टुनाई कारक समेत कई लोगों ने बताया कि मां काली की पूजा से भय का अंत होता है, शत्रुओं का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा यह पूजा धन, समृद्धि और जीवन में सफलता और उन्नति प्रदान करती है। मां काली की कृपा से राहु और केतु शांत होते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर बस स्टैंड की बदहाल स्थिति, जिसे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, वह इन सबों से नदारद दिख रही है। न वर्तमान जनप्रतिनिधि इस पर बात कर रहे हैं, न प्रत्याशी इस पर बात कर रहे हैं और न ही विपक्ष इस पर बात कर रही है। जी हां, मधुबनी का नगर बस स्टैंड जो अपनी दयनीय स्थिति के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पूर्व इसके पुनर्निर्माण और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने पर लगातार कवायद चल रही थी, लेकिन यह बात भी बातों में ही दबकर रह गई और अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि स्थानीय जनता की माने तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो क्षेत्र में विकास को लेकर आएगा, वोट इस बार उसी को देंगे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच एक समय का प्रमुख जनमुद्दा मधुबनी नगर बस स्टैंड की बदहाल स्थिति अब धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा से गायब होता जा रहा है। चुनावी घोषणा से पहले तक यह विषय जनता और स्थानीय मीडिया में खूब सुर्खियों में था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यह महत्वपूर्ण मुद्दा ओझल होता जा रहा है। मधुबनी नगर बस स्टैंड की स्थिति आज बेहद दयनीय हो चुकी है। सड़कों पर जगह जगह कीचड़ और गंदगी फैली रहती है। बसों के खड़े होने के लिए कोई व्यवस्थित स्थान नहीं है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टैंड परिसर में सूअरों का जमावड़ा और मक्खियों का प्रकोप आम दृश्य बन चुका है। यात्रियों को बैठने, छांव और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से बस स्टैंड के पुनर्निर्माण और सफाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मुद्दे पर न तो वर्तमान जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, न ही विपक्ष ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। जनता का मानना है कि मधुबनी बस स्टैंड की यह नारकीय स्थिति जिले की छवि को धूमिल कर रही है। अगर यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा नहीं बना तो आने वाले वर्षों में भी यात्रियों की परेशानी जस की तस बनी रहेगी। इसलिए आम मतदाता अब यह तय करने के मूड में है कि वे उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे जो इस ज्वलन समस्या के अस्थायी समाधान की बात करेंगे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की टीम ने खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह दौरा जारी है। इसके तहत उन्होंने विभिन्न चेक पोस्टों पर जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की टीम ने मंगलवार को प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने लोकहा बाजार स्थित केंद्रीय सीमा शुल्क चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया और सीमा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण टीम में सामान्य प्रेक्षक एस सुरेश कुमार, व्यय प्रेक्षक मदन खरमनपल्ली, खुटौना के सीईओ विजय प्रकाश, एमओ रोशन कुमार, लोकहा के निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार तथा ललमनिया के थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार शामिल थे। प्रेक्षकों ने नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की और कस्टम चेक पोस्ट के अधिकारियों को दोनों ओर से आने जाने वाले लोगों व वाहनों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, मादक पदार्थ या हथियारों की तस्करी रोकना प्राथमिकता है। इसके बाद टीम ने एसएसबी के लौकहा, धनुषी, घोरमोहना एवं ललमनिया स्थित सीमा चौकियों का भी निरीक्षण किया। लौकहा स्थित आदर्श मतदान केंद्र सहित अन्य बूथों का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षकों ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह चौकस रहे। उन्होंने सीमा इलाकों में नियमित गश्ती बढ़ाने और सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और अवैध वस्तुओं की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र के गोठ नरहिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बुधवार की अहले सुबह 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। जब तक लोगों को पता चल पाता और आग बुझाने का प्रयास किया जाता, तब तक तीनों दुकान और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नरहिया थाना क्षेत्र के गोठ नरहिया स्थित NH 227 पर बुधवार अहले सुबह बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे करकट से बनी 3 दुकानों में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तीनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। घटना करीब सुबह 3:30 की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले धुआं उठता देखा गया और देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। आग इतनी भयावह थी कि उसकी गर्मी और रोशनी दूर तक महसूस की जा रही थी। सूचना मिलते ही फुलपरास अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग में 2 चाय की दुकानें और एक जनरल स्टोर पूरी तरह नष्ट हो गई। दुकानदार सुजीत कुमार यादव, महेंद्र शाह तथा विजय यादव ने बताया कि आग में लाखों रुपए का सामान जल गया। उन्होंने घटना की जानकारी नरहिया थाना को दी है और करीब 5 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। गनीमत रही कि घटना के समय दुकानें बंद थी और कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मामले में सनहा दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। गुरुवार यानी 23 अक्टूबर 2025 को जहां एक तरफ मिथिला में लोग भरदुतिया, जिसे भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, उसे मनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाएगी। आइए हम आपको डन न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं क्या है शुभ मुहूर्त। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा से साधक को विद्या, बुद्धि, साहस और लेखन का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही व्यापार में भी तरक्की के योग बनने लगते हैं और सभी तरह की रुकावट दूर होती है। भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा के चित्त से उत्पन्न हुए थे और वे देवताओं के लेखपाल हैं, जो हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें यमराज का सहायक माना जाता है और वे आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजने का फैसला करने में मदद करते हैं। उन्हें ज्ञान, समृद्धि और निष्पक्ष निर्णय के देवता के रूप में पूजा जाता है। पंडित पंकज झा शास्त्री के अनुसार भगवान चित्रगुप्त का विज्ञान से गहरा संबंध है, क्योंकि उन्हें ज्ञान, लेखन, गणना और न्याय का देवता माना जाता है, जो वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रयासों के मूल में है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होना है, जिसमें बहनें भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार मिथिला क्षेत्रीय पंचांग अनुसार 22 अक्टूबर बुधवार को द्वितीया तिथि संध्या 6:29 पर शुरू होगी और 23 अक्टूबर यानी अगले दिन रात 8:33 पर समाप्त होगी। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर के पुजारी पंडित पंकज झा शास्त्री ने कहा कि भाई दूज पर्व यमराज और यमुना की कथा से जुड़ा है। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया और टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की, जिसके बाद यम ने उन्हें यह वरदान दिया कि हर साल इस दिन भाई अपनी बहन के घर आकर भोजन करेंगे और बहन उनका टीका करेंगी। इसी से इस पर्व की शुरुआत हुई। इस बार भाई दूज पर ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों बन रहे हैं। यह एक उत्तम और शुभ योग है, जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, यह सामाजिक एकता, सांस्कृतिक महत्व का प्रतिनिधित्व भी यह पूजा करती है। ये हर एक वर्ष यहाँ मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तारीख यानी 23/10/2025 को हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता चित्रगुप्त महाराज जी का पूजा अर्चना श्री राधा हरि कीर्तन भवन में मनाई जाएगी और यह पूजा का 92वां वर्ष है और
पूरे मधुबनी नगर के कायस्थ परिवार इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। साथ साथ अन्य समाज का भी योगदान रहता है इसमें और बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जाएगी और पूरे भारतवर्ष में कायस्थ परिवार द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी गर्व की बात है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से जोश और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में डे न्यूज की पूरी टीम जगह जगह पहुंचकर विभिन्न प्रत्याशियों से बात कर रही है, साक्षात्कार ले रही है। इसके साथ ही जनता से, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि इस बार किस मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहला प्रसारण आइए हम आपको दिखाते हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा से यह खास साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की, तो मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफी सजग और सतर्क है, प्रशासन भय मुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर दृढ़ संकल्पित है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों में गजब का उत्साह और जोश नजर आ रहा है। अलग अलग पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और इसी मैदान में इसकी खबर लेने हमारी पूरी टीम पहुंची है। आज मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी के यहाँ, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, उनका साक्षात्कार लेंगे और देखेंगे कि इस चुनावी मैदान में इनकी पहुंच कहां तक बढ़ी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये राजनीतिक यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी कि आप कब से राजनीति में? देखिए, राजनीति तो विरासत में मैं सबसे पहले बता दूं कि 88 विधिवत हमने अपने कॉलेज टाइम में जब शुरुआत में कॉलेज में मिल गया और जब कॉलेज में भी एक राजनीतिक माहौल मिला तो मैंने ग्रेजुएशन किया और छात्र संघर्ष से अपने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वही राजनीति में कदम बढ़ता गया। बीच में कुछ दिनों के लिए हमने एक आजीविका का साधन ढूंढा, नौकरी हमारी हो गई और वेस्टर्न रीजन में एक कंपनी थी, उसी में मैं एयर इंडिया की सब्सिडियरी उसी में हम नौकरी करते थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति करने वालों को नौकरी रास नहीं आती है, तो हम 95 में नौकरी छोड़ी पत्र दे करके और हमारे पिताजी चूंकि मुखिया थे और सीपीआई के लीडर थे, उनके साथ हम जुड़ गए और हमारे पिताजी भी 62 में और 78 में दो बार उस समय में मुखिया इलेक्शन हुआ तो वो दोनों ही बार मुखिया रहे और उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए आए और 2001 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया मुखिया रहते हुए 97 और तब ये हो गया, पंचायती राज डिजॉल्व हो गई थी और नए चुनाव की नए परिदृश्य का नया कानून का चर्चा चल रही थी। 2001 में फुल एंड फाइनल पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हुआ और 2001 में मैं मुखिया चुना गया यहाँ से अपनी पंचायत का और फिर उसके बाद जब मुखिया आया तो 2001 हुआ, 2006 हुआ, 11 हुआ, 11 तक हम स्वयं मुखिया 3 बार और उसके बाद 16 में हमारी पत्नी मुखिया चुनी गई और फिर 21 में फिर पुनः हमारी पत्नी दोबारा मुखिया, तो वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया भी है और सब दिन मैंने प्रत्येक दिन हमारा ड्यूटी ही है कि सुबह उठ करके गरीबों के लिए उनके टोला में जाना, उनका घूमना, यही हमारा काम है। दूसरा काम भी हम नहीं करते, कोई न बहुत बड़ा बिजनेस है और न कोई बड़ा हमारा उद्योग व्यापार धंधा है, हमारा राजनीति जीवन है और बेसिक तौर पर हम राजनीति ही करते हैं और इसी में और राजनीति क्या मैंने समझिए कि एक समाज सेवा करते हैं
दलितों पिछड़ों के बीच में रहते हैं, बस यही हमारा ये है। इस बीच जो एक बात आपने कही कि आप सीपीआई पार्टी से जुड़े हुए थे और अभी आप जनस्वराज के प्रत्याशी हैं, तो ये बदलाव क्यों आया? देखिए, जब हम राजनीति में हैं और जब सच्चे मायने में आप समाज के हित के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगा कि सीपीआई विचारधारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम सीपीआई में काम करते थे तो लगता था इससे बहुत ज्यादा गरीबों का उद्धार नहीं होगा, किसानों का उद्धार नहीं होगा, मजदूरों का उद्धार नहीं होगा। उसी समय हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ और बिहार बदलने की बात। देखिए, सबसे पहले तो लोग अपने घर को बदलता है, तो पूरे देश और पूरे समाज से बदलने की बात आती है, तो हमने सोचा कि पहले घर से स्टार्ट किया जाए और बिहार बदलने की जो मुहिम उन्होंने प्रारंभ की, उसमें हमने कंधा लगाना शुरू किया और प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के समय ही जुड़े, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद जनस्वराज में वही लोकहित लोक कल्याण के लिए। तो जनस्वराज जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जनता की आवाज है, जन आंदोलन है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये पहली बार बिहार में हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक प्रयोग ही है, एक्सपेरिमेंट ही है। तो फिर आप इसको कहाँ से सफल होता हुआ देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जनस्वराज वाकई जो बात कर रही है वो कर पाएगी? क्योंकि जब बिहार के चुनाव की बात की जाती है तो इससे कई चुनावी जुमले सामने आते हैं कि नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, और ऐसे में एक पार्टी का आना, बिहार को बदल देने की बात करना, जो सालों से राजनीतिक समीकरण बिहार में चलता आ रहा है, उसमें बदलाव होने की संभावना आपको कहाँ रहती है? 45% से कांग्रेस, 15 वर्ष और 20 वर्ष से आपको भी लगेगा कि बिहार आजादी के बाद से जिस समय अग्रणी राज्य था, जस्ट आजादी के बाद, और धीरे धीरे इस राज्य का मैंने आप समझिए कि इसमें शिक्षा इतनी उत्तम थी, यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ने के लिए चीन से लोग आते थे, जापान से लोग आते थे, उस समय का बिहार आते थे। और आज तो बिहार की स्थिति धीरे धीरे डिटेरियोरेट किया और मैंने राजनीतिक लोगों ने, बिना नाम लिए मैं कहता हूँ, बिहार को नीचे गर्त में डाला है, लूटा है बिहार। सत्ता पाने के लिए उन्होंने बिहार को खखोर करके रख दिया है और मैंने बिहार को गर्त में धकेल दिया। इतने दिनों में, इन 78 सालों में यहाँ की जनता एक ही चीज रिपीट होता चला गया, वो कांग्रेस हो, लालू जी का पूरा परिवार हो या फिर नीतीश जी हो, सत्ता पर काबिज रहे, एन पकड़े, और जनता इतनी ऊब चुकी है इन लोगों से, एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इन सबों का नाम सुन सुन करके वो बदलाव चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जी की मुहिम इस बार बिहार बदलने में पूरी तरह सक्षम है। आप देखिएगा, अब देखिए बिहार कैसे बदलता है, उदाहरण हम देखते हैं। प्रशांत जी जब आए थे तो सबसे पहले कहे थे मैं यहाँ 400 रुपये का जो वृद्धावस्था पेंशन का भीख है, कि भीख जो सरकार देती है, हम आते के साथ 2000 करेंगे। सरकार गरीब की कहीं आ करके सही में किसी पर वोट नहीं ले ले तो 1100 उन्होंने दबाव में किया है। यही स्थिति है। तो पहला बदलाव तो स्वराज की है, इसका आप अंदाज लीजिए। आज तक हमारे तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मैं बोलता हूँ नीतीश कुमार जी, कभी आप पलायन, कभी सबों ने कहा कि बिहार से अगर मजदूर नहीं बाहर जाएगा तो सारा देश ठप हो जाएगा। और ये नहीं कहते हैं कि बिहार के मजदूर इतनी यहाँ मैन पावर है कि मैन पावर अगर खड़ा हो जाएगा तो बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। उन्होंने कभी पलायन रोकने की बात नहीं की। अब जाकर के नींद खुली है कि पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, कभी किसी ने नहीं कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत किशोर ने आवाज दिया कि मैं इस बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोग जो अपना श्रमदान दूसरे राज्यों में देते हैं, और क्या होता है, श्रमदान हम देते हैं, काम हम करते हैं, गाली भी हम सुनते हैं और गर्व से कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। चले जाइए गुजरात, वहाँ एक गुजराती 1000 बिहारियों पर भारी है। अंदाज कर लीजिए बिहार की क्या दुर्दशा है।
इसी बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जब ठाने हैं, तो इस बार आप देख लीजिएगा कि जो छठ में लोग आएंगे, इस बिहार की व्यवस्था को निश्चित रूप से बदलेंगे। यहाँ के लोग उबे हुए हैं यहाँ के राजनीति से, और यहाँ पूरे बिहार में ये 243 सीट पर जनसुराज पूरे दमखम के साथ और बहुमत से जीतेगी, यह हम आपसे मैंने इसका फोरकास्ट करते हैं। आप देखिएगा कि इस बार जनसुराज की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और ये बदलाव होकर के। तो ये तो रही पार्टी की बात। अब मुझे ये बताइए, यहाँ की जो स्थानीय जनता मुख्यतः जानना चाहती है कि जनसुराज जब इतने बड़े बदलाव की बात कर रही है, तो प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज में आपको क्या लगता है? हम चूंकि शहर से सटा हुआ गाँव में मैं रहता हूँ, और एक्चुअली है क्या, दो परिवेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक तो गांव के भी लोगों का हालात में जानता हूँ, और हृदय बसता है गांव में। आम जनता का हृदय गांव में बसता है, तो गांव की भी जानकारी मुझे है, कैसे वहाँ गरीबी है, कैसा पिछड़ापन है, और शहर जो आधुनिकता की तरफ भाग रहा है, उसकी भी जानकारी है। पहली बात। दूसरी बात है कि जनसुराज पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, जहाँ भी मैं रहा, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, उनके हक और हकूक के लिए लड़ाई हमने लड़ी है, और कई बड़े आंदोलनों में मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अपना एक छोटा सा संगठन भी हम चलाते हैं, किसान मजदूर एकता संघ, और कई बार यहाँ किसानों के ऊपर जो भीषण दबाव पड़ा, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही थी, उसके लिए मैंने एक बड़ा आंदोलन किया था। तो इसलिए पार्टी हम पर विश्वास की और टिकट दी कि यह जनता में जाएंगे और जनता के हित के लिए ही बात करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं वादा भी करता हूँ कि विधायक शब्द का मैं मान्यता बदल दूंगा अगर मैं चुनाव जीत कर आता, तो मैं इसलिए पार्टी हम पर विश्वास की और इसीलिए हमको टिकट दे करके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो जब से ये टिकट देने की बात हुई और अब तो नामांकन भी हो गया, तो स्थानीय जनता से जो बातचीत हुई है या लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो पार्टी के इस विश्वास पर आप खुद को कितना खरा उतरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हम तो 100% अपने आप को खरा उतरता हुआ देखते हैं, और हमारा किसी से प्रतियोगिता या कंपटीशन नहीं है, और हम अपना सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। बड़े भाई लोगों के बीच में एक छोटा भाई है, लेकिन जो दुर्दशा हमने देखी है गांव, और जो देखते आ रहे, और अभी जब क्षेत्र भ्रमण में जो लोगों से मिलता है, बड़ा दारुण स्थिति है। लोग इतना उत्कंठा से मिलते हैं, और लोगों का विश्वास जनसुराज के प्रति इतना है कि एक विकल्प ही नहीं, एक विश्वास है कि यह पार्टी अगर जीतेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। और हमको विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा दिए गए बात, हम ये नहीं कहते हैं कि एक दिन में वो कोई बदल देंगे बिहार को, रातों रात बदल जाएगा, समय लगेगा, लेकिन यह बिहार आने वाले 10 वर्षों में बिहार अग्रणी 10 राज्यों में गिना जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। उनके काम करने के शैली पर विश्वास है। और आप देखिए 12 राज्यों में जिन्होंने सरकार की व्यवस्था बदली है, जिन्होंने 12 राज्यों में घूमकर वहाँ जो जीर्णशीर्ण सरकारें थी उसको बदला, एग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों को जो विकास की तरफ उन्मुख है उनको मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। और 2014 में खुलेआम हम पाते हैं, 2014 में जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनको भी जिताने में कंधा लगाया है। तो क्या पूरे देश में उनकी सरकार लाने में कंधा लगा सकते हैं, उनको गद्दी पर बैठाने में अपना मदद कर सकते हैं? तो क्या बिहार को बदलने के लिए वो अपने बिहार के को अच्छा करने में क्या उनसे उम्मीद का हम लोग नहीं करें? वो तो देश स्तर की बात थी, ये तो सिर्फ राज्य स्तर की बात है। और अभी उनका रूटीन आप देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि क्या करते हैं। और समय वक्त बताएगा आपको, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे, एक वक्त बताएगा कि आपने जो कहा था वो अक्षरशः सही साबित हुआ। यही है।
स्थिति है और यही विश्वास है। जनता देखती है, जनता इस उत्कंठा में है कि हम नहीं खोजते हैं जनता को। जब हम क्षेत्रों से गुजरते हैं तो जनता मुझे खोजती है कि जनस्वराज के कैंडिडेट कौन है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर पूछते हैं कि अनिल मिश्र कौन है, जनस्वराज से कौन आया है। और अनिल मिश्र नहीं, वो सेकेंडरी है, ठीक है, हमारा नाम है, 5 बार से मुखिया है, लेकिन लोग खोजता है पहले जनस्वराज को। तो आप समझिए कि हर घर में, हर आदमी व्यक्ति के पास जनस्वराज पहुंच चुका है और उसी क्रम में जनस्वराज निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं कोई मुकाबला आप नहीं देखिएगा। आने वाले 10 दिनों में आपको प्रदृश्य दिख जाएगा कि जनस्वराज ही जनस्वराज। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि एक तरफ जहां स्थानीय जनता इनको जान रही है, पंचायत की समस्याओं को लेकर ये लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो जनस्वराज पर भी एक विश्वास जता रही है। तो सवालों का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उन पर क्या बदलाव करना जरूरी है। तब तक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनस्वराज के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो मेरा पहला सवाल होगा कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अभी मौजूदा ऐसी क्या समस्याएं हैं जो वर्षों से निरंतर वो समस्याएं चलती आ रही हैं? हर बार उस पर बातचीत तो होती है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। सबसे मधुबनी नदियों से लेकिन आप देखिएगा, आप अपने फादर से, अपनी मदर से या ग्रैंडफादर से पूछिएगा, बताएंगे मधुबनी जहाँ से चला शहर था 74 के जिला और मधुबनी जहाँ से चला था कमोबेश वही था। कुछ सड़कें बनी, कुछ हुआ, लेकिन आप जान की समस्या, आप मधुबनी के किसी भी गली से चले जाइए, सड़क से चले जाइए, आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में घंटों का समय लगता है, जबकि बहुत बड़ा मधुबनी शहर है। पहली बात, अभी ये देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या अगर बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए। किसी में भी ये अर्बन डेवलपमेंट में मधुबनी शहर को पूरे मिथिलांचल की हृदय स्थली है, उसका विकास बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों ने की, वो विकास नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अभी वर्तमान में यहाँ जन संकट इतना बड़ा कि मैंने किसी में भी आप गली गली समरसीबल देखिएगा, समरसीबल समस्या का समाधान नहीं है। पैसे वाले लोग समरसीबल, गरीब जो है हमको धूप में लाइन में लगा रहता है पानी भरने के लिए, तो सबसे बड़ी वाटर लेवल नीचा चला गया। ये सबसे बड़ी समस्या ये जल संकट है हमारे। और यहाँ दूसरी समस्या है, जो लोग जो निकलते हैं सर, एक बार हम इंदौर गए थे, छोटी सी बात हम बता, तो इंदौर गए, इंदौर में पेड़ का ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है, और एक पेड़ का पत्ता मुझे सड़क पर नजर नहीं आया। वहाँ का नगर निगम, वहाँ का जो व्यवस्था, देखिए हम नगर निगम है, हमारा साधन संसाधन का कंप्लीट, अब आप पूरे बिहार की बात करें, इतने दिन सत्ता में एनडीए रही,
साधन और संसाधन की कमी लोग हमारे थे जो विकास और हैं भी विकास की तरफ उन्मुख, लेकिन संसाधन की कमी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, उसके तहत कम से कम मधुबनी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मधुबनी सब शहरों का विकास हुआ, आप देखिएगा खासकर मिथिलांचल और उसमें भी मधुबनी कोई विकास नहीं हो सकता। वहाँ की सड़कें वैसी की है, नालियाँ वैसी ही है। अरे नाली चौरा वहाँ हमारे यहाँ मधुबनी में जो हमारे 3 केनाल है, राज केनाल है, किंग्स केनाल है और वाटसन केनाल है, आप देख लीजिए इससे हर साल हर चुनावी वक्त में केनालों की बात आती है, लेकिन आज तक इसका कोई न उड़ाही हुआ, न उसके तलहटी को साफ किया गया। अरे हमारे यहाँ इतना पानी जल संकट एक तरफ देख लीजिए और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मधुबनी शहर बन जाता हुआ नजर आता है। दूसरा आपको ये है कि गलियां उछल कर गलियां भर जाती है पानी से और नालियां उछल करके पूरे जल जमाव की विकट स्थिति आती है। इसका मुख्य कारण है कि जल निकासी का कोई मूलभूत खाका नहीं है हमारे पास और नालियां बनती है लेकिन निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। 3 हमारे पास कैनाल है जिसको शहर से बाहर ले जाकर के कहीं गिरा दिया जाता है, जीवच में गिर जाता है। तो ये 3 कैनाल हमारे यहाँ गाद से भरा हुआ है, उसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम अगर यहाँ चुन कर आएंगे हमारा मुख्य फोकस होगा कि हम यहाँ की व्यवस्था जो है शहर को सौंदर्य करने का उस व्यवस्था के तहत मैं चाहूँगा कि 3 कैनाल की उड़ाही हो, कैनाल की मजबूत दीवारें हो, उसकी तलहटी मजबूत हो और उसको साफ करा के नीट एंड क्लीन जिसमें से पानी आएगा और बह करके चला जाएगा। ये व्यवस्था हमको करवाएंगे। अभी की व्यवस्था मुख्य समस्या ये है। तीसरी बात कि आप देखिए ये मधुबनी शहर हो के पूरे विधानसभा चले जाइए, जो वोट आता है सरकार भी कहती है कि अधिक से अधिक मतदान कीजिए। आप देख लीजिए मतदान 52%, 54%। क्यों? क्योंकि लोग तो अपने आजीविका के लिए बाहर रहते हैं और सारे पलायन कर चुके हैं। तो आप बिहार में उनको रखवे नहीं करते हैं और वोट पाते हैं कि आकर के हमको 80% दीजिए, वोट में मतदान कीजिए, 80-90% कीजिए। ये संभव है? यहाँ रोजगार नहीं है। और सबसे समस्या है कि यहाँ के जो हमारे लघु उद्योग में मधुबनी खादी जो हमारे यहाँ का विश्व स्तर पर नामी था, यहाँ घर घर उद्योग चलता था, कुटीर उद्योग, हैंडलूम हमारे यहाँ चलता था और यहाँ का खादी प्रसिद्ध था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े नेता थे, अब साउथ से खादी आता है और मधुबनी इतना बड़ा खादी का हब था, माफियाओं के चंगुल में चला गया। यहाँ माफिया इस पर हुकूमत कर रहा है और कहीं भी आप खादी नहीं देखिएगा। आपको हम बता दें कि कपसिया में खादी भंडार पूरे विश्व प्रसिद्ध था, वह कपसिया का खादी भंडार, जहाँ 100 नंबर वहाँ मील का धोती हिल रहता था, उसके यहाँ बंद कर दिया गया। प्रत्येक घर में हम लोग 3 बजे सुबह में उठ करके जब टहलने 3-4 बजे जाते थे तो प्रत्येक घर में, और यहाँ से आप फुवारा तक चले जाते, वहाँ खटर खुटर की आवाज आती, हैंडलूम चलता था उतना सुबह में, सारे लोग उठ करके खादी बुनते थे और खादी समाप्त हो गया, उद्योग चला गया। आज भी अगर खादी को पुनर्स्थापित किया जाए तो हम समझते हैं जो 90% पलायन रुक जाएगा। आप हमारे साथ चलिएगा, बिलाही गांव आपको कहते हैं कि वहाँ चलिए और निमंत्रण देते हैं। बिलाही गांव में ठाकुर जी, उनके पिताजी ने एक मिल लगाई। मिल क्या, एक पावर लूम का व्यवस्था किया, वहाँ कपड़ा बुनाई होती, इतना बढ़िया वो मिल था, कारखाना था। और आज जाइएगा तो देख करके आंसू छलक जाएगा। पहले हमने इंटरव्यू गीत में भी कहा था, और कम से कम 20 मशीनें हैं जो 1 लाख उत्पादन कर सकती है पावर लूम, वो ठप है। और कोई हमारे जिला के 2 उद्योग मंत्री हुए, उस उद्योग को कोई पुनर्जीवित नहीं कर सका। कितनी बड़ी विडंबना है। आप देखिए, अब यहाँ के लोग बाहर पावर लूम चलाने जाते हैं,
बम्बई में भिवंडी में आप चले जाइए और देखिएगा कि मधुबनी और दरभंगा के लोग क्या करते हैं। भर दिन उसको कांटी मशीन बोलते हैं, हमने देखा है वहां का दर। और उस कांटी मशीन पर दिन भर 2 शिफ्टों में काम होता है, 12 घंटा उस काम करने वाले कामगार को पैर में चैनियत नहीं है, इस मशीन से इस मशीन, इस मशीन पर से इस मशीन, दौड़ता रहता है। बाहर के उद्योगपति क्या करते हैं, जहाँ 2 व्यक्ति काम करेगा वो चाहते हैं कि सैलरी देना पड़ेगा तो एक ही व्यक्ति को, और वो अपने आजीविका के लिए वहाँ दिन रात पसीना बहाता है। उसको न सोने का ठिकाना है, न उसको रहने का है, न पंखा लगा है, कारखाना है, न कुछ है। उस गर्मी में टीन शेड में वो रह करके, और मजबूरी है पलायन कर गया यहाँ से, उद्योग चौपट हो गया। सबसे बड़ी समस्या उद्योग लगाने की बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि 5 साल एक बड़े उद्योग को लगाने के लिए 5 साल काफी है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम उद्योग लगा देंगे 5 साल। लेकिन एक बात किया जा सकता था, है, करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ घर में जो खादी उद्योग उसको पुनर्जीवित अगर कर दिया जाए तो एक परिवार मिलकर अगर उसमें काम करेगा, और हैंडलूम हो, पावरलूम हो, उसको पावरलूम दे दिया जाए। और विश्व बैंक कहती है कि हम इतना सहायता करते हैं, आंगनबाड़ी चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं, सारी व्यवस्था बोल से झूठ है। ये सब कागज पर है, धरातल पर कहीं नहीं मिलेगा। हम मुखिया वर्तमान में हमारी पत्नी है, हम प्रतिनिधि हैं, हम जानते हैं कि सरकारी योजना कितनी धरातल पर है। लेकिन सिर्फ एक उद्योग को अगर मधुबनी में पुनर्जीवित कर दिया जाए तो खादी को, और दूसरा है मिथिला पेंटिंग को, उसके लिए अच्छा बाजार मिल जाए तो घर की महिलाएं घर में पेंटिंग बनाएगी, उसके लिए बाजार सरकार उपलब्ध कराए, वो पलायन रुकेगा, महिलाएं कहीं नहीं जाएगी। दूसरा है कि यहाँ घर घर खादी का काम शुरू हो तो विश्व पटल पर, यह यहाँ की खादी नामी खादी थी, वहाँ था विश्व पटल पर, और फिर पुनर्जीवित होकर के वहाँ रहेगा, विश्वास दिलाते हैं। सिर्फ उसको स्टार्ट कर दिया जाए। ये मुख्य रूप से ये 3 समस्या है जो हमारे यहाँ मधुबनी में सबसे 43। जब आपको जनता चुनती है, आप जनता के लिए चुन कर आते हैं, तो आप प्राथमिकता किसे देंगे? आप पहले किन समस्याओं के समाधान पर उठेंगे कि मुझे उस क्षेत्र में सबसे अधिक काम करना है और सबसे पहले काम करना है? सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले पेट चलेगा, जो हम जीवित रहेंगे, जो हम भूख से भूखमन भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा, सभी कामों में मन लगेगा। सबसे पहले है कि रोजगार का सृजन करना। यहाँ रोजगार, सड़कें बनेगी, नालियाँ बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो गवर्नमेंट का काम है, वो करेगी, सरकारें आएगी जाएगी, वो होती रहेगी, ये तो आपका रूटीन वर्क है। लेकिन अगर रोजगार सबसे पहले हमारा सृजन करते हैं तो यहाँ का भूखमरी रुकेगा। जब आपके पास पैसा होगा तो आपको अन्य सबसे देखिए क्या असर होगा, यहाँ के लोग जब रोजगार में लगेंगे सबसे पहले अपराध रुकेगा। आप इस रोजगार का सृजन कैसे करेंगे? सहायक रहते हुए जब इतनी सारी समस्याएं आपके सामने होगी, हर किसी की हर तरह की आवाज होगी, उस बीच में जब आप रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपने क्या एजेंडा तैयार किया है कि आप कार्य करेंगे? देखिए, अगर हम जीतते हैं सबसे पहले मधुबनी के खादी उद्योग को पुनर्जीवित करने का कोशिश हम करेंगे। उसके लिए विधानसभा में या उसके लिए जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ आवाज उठाएंगे। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि रोजगार सृजन कर और बस जैसे रोजगार सृजन के आने वाले 5 वर्षों में आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि अपने वादे पर, आप कहेंगे कि आप अपने वादे पर खड़े उतरे हैं, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और मैं रोजगार सृजन का एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि हमारे यहाँ से लोग पलायन से कम बचेंगे, कोई नौकरी छोड़ करके इसमें लगेंगे। जब बाजार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन होगा, लोग उत्पादन करेंगे, सरकार उसको रिबेट देगी, उसको खरीदेगी और अपने स्तर पर उसको बेचने का काम करेगी। उसके लिए जो भी परिस्थिति का हल्ला करना होगा, लड़ना होगा, अपने आखिरी सांस तक उस व्यवस्था को लौटाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा हब खादी का यहाँ हो
कि लोग जो अभी साउथ से लाते हैं, साउथ के लोग यहाँ आए और यहाँ से खाली खरीद करके जाए, विश्वास करें। तो ये तो रोजगार सृजन की आपने बात करी, आपने बताया कि पार्टी ने आप पर क्यों विश्वास किया। आपने इस माध्यम से विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आप आएंगे तो आप चीजों को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन एक सवाल जो आम आवाम की तरफ से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जनता आप पे विश्वास क्यों करे? इतने सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, इतनी सारी पार्टीज हैं, सबके बारे में बातचीत चल रही है, सबके अपने समर्थक हैं, और इस सबके बीच में आप पर ही जनता विश्वास क्यों करे? एक छोटे से पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन जनता तो ये देख रही है कि 5 बार से पिता था, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा भी तो ये गुण होगा कि 5 बार जनता हमको चुनी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करने का एक कारण है कि हम 5 बार के मुखिया हैं और जनता के विश्वास से मुखिया हैं। चुनाव में जनता हम स्वतंत्र कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो वोट दीजिए, और अगर हम इस लायक नहीं है तो हम वोट मत दीजिए। जनता हम पर विश्वास करती है, तो इसका एक मैं बता रहा हूं कि मैं 5 बार का मुखिया हूं, तो जनता को स्वतः यह बात है अपने दिमाग में, ये जनता के विश्वास से मुखिया है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, लोगों ने देखा, हम तो बस 5 साल के लिए, हमारे अभी चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो 4 साल के लिए 28 में हो जाएगा लोकसभा के साथ। 4 वर्षों में अगर हम तो मधुबनी के विकास के लिए काम नहीं करेंगे तो 5वां वर्ष फिर हम कहाँ नजर आएंगे? जनता हमको ऐसे भी नकार देगी। ये विश्वास जनता को करना चाहिए हमारे ऊपर। हम सोच रहे हैं कि जनता यह सोचकर हमको वोट देगी कि 5 वर्ष इसको देख लेते हैं, अगर नहीं हमारे लिए खड़ा उतरेगा तो 5 वर्ष के बाद उतार देंगे। तीसरी बात, हमने जनता के साथ, जनता के हर समस्या में कदम से कदम मिला करके चला है। एक एक समस्याओं पर हमने ध्यान दिया है। कई आंदोलन करके यहाँ हम लड़े हैं और तो हमने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है। तो एक एक चीजों पर जो हमारे यहाँ समाज से लेकर के और जो निजी जिंदगी में विसंगतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर हमने लड़ाई लड़ी है। जनता हमको देखी है और लड़ाई लड़ते देखी है। हम उसमें सफल हुए हो नहीं हुए हो अलग बात है, लेकिन जनता हमको देखी है कि हमने हमेशा जनता की समस्याओं के साथ खड़ा हुए हैं और जनता आम लोगों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा कोशिश किया है कि उनकी समस्या दूर हो, उसमें हमने जीतोड़ कोशिश की है। जनता यह देख रही है और निश्चित रूप से हम पर इसलिए विश्वास करेगी कि यही हमारा वो व्यक्ति है कि हमारे यहाँ डाउन टू अर्थ आदमी है, नीचे में बैठ सकते हैं। हमको ये नहीं है कि हम कार से नीचे नहीं उतरेंगे, नहीं, हम अभी भी साइकिल मोटरसाइकिल जो मिलता है उस पर चलते हैं और कहीं कोई उसमें लाज लज्जा। हम तो CPI के कैडर रह चुके हैं और CPI के कैडर को देखिएगा, खाया नहीं खाया, एक झोला लिया और गांव शहर घुमा। तो हम तो उस मेजोरिटी के आदमी हैं। जन स्वराज भी वही सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति आपका अपना है और इसलिए जनता पर विश्वास करती है। तो ये बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि एक तो जनता इतने सालों से लगातार इन पर विश्वास कर रही है, तो इस बार विधानसभा चुनाव मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 की जो जनता है वो भी एक बार विश्वास करके देखिए, जैसा कि इनका कहना है। दूसरी बात, इन्होंने जन स्वराज पार्टी को एक बिहार बदलाव के रूप में देखा है और इसलिए उससे कंधा मिलाकर आगे चलने की बात की है। विभिन्न समस्याओं पे हमने बात की और जब ये चुनकर आएंगे तो समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे इस पर भी हमने बात की। हमारे साथ अभी कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, इनका परिचय जानना चाहेंगे। आपका परिचय? आप समर्थक के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो चूंकि आप समर्थक के रूप में मौजूद हैं तो हमारी जनता जानना चाहेंगे कि आपके समर्थन का कारण क्या है? मैं विगत 20 सालों से बीजेपी का जिला में मीडिया प्रभारी थे। विगत जो मैंने बीजेपी का पार्टी तौर पर विश्वास में ज्वाइन किया, उनके पीछे मैं प्रशांत किशोर से बहुत ही मैं सहमत हूँ और हमारे पंचायत में भी वो भ्रमण किए थे। उनका जो विजन था उस विजन से मैं संतुष्ट हुआ, इसलिए मैंने जन स्वराज का मैं
मुद्दा में शामिल है। साथ ही अनिल मिश्रा जी के साथ रहने का कोई ठोस वजह? हाँ, मैंने जब यहाँ का जो पार्टी का उम्मीदवार जो घोषणा की है पार्टी, उसमें अनिल मिश्रा जी का जो मैंने देखा जनसुराज से, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। और मैंने देखा, मैं इनको 2001 से जानता हूँ। हमारा यहाँ ननिहाल पड़ता है, जिस पंचायत के मुखिया हैं, तो मैं इनको 2001 से जानता हूँ। ये जमीनी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से आज एक पद पे गए हैं, और यही सब देखकर मैंने इनके साथ। आपका परिचय? मदन कुमार मेरा नाम हुआ, मधुबनी आवास है। हम कांग्रेस वाले प्रदेश स्तर के हुए हैं, और खास करके ये हमारे बहुत अनिल मिश्रा जी हमारे बहुत निकट मित्र हैं। इनमें सबसे खास है जो वादा करते उसको निभाते हैं। ये जो बोलेंगे, अभी जो जनता के सामने ये जो कहेंगे हम ये काम करें वो काम करें, 100% करें। इसीलिए आज तक जो मुखिया बने हुए हैं, अब बने रहेंगे। ये जो अभी आपके सामने जो और कैमरा के सामने ये बोल रहे हैं, तो हम जीतेंगे तो मधुबनी का क्या क्या काम करेंगे, 100% इसीलिए हम। तो ये कुछ समर्थक हमारे साथ थे, और इसको अंत करने से पहले मैं चाहूंगी कि चूंकि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, हमने मिथिलांचल की बात की, मिथिला की बात की, तो आप मैथिली में कुछ संदेश जो हमारे आम जनता को देना चाहें? हम मधुबनी के छत्तीस मधुबनी विधानसभा के जतेक मतदाता मालिक है, मतदाता हमारे भाई बंधु भाई बहन सब है, एतबे कहबन जे 5 साल एक बेर अहू बेटा के जांच लियो, अहू भाई के जांच लियो। 5 साल में हम अगर अहाँ के अपना वादा पर और अहाँ के आकांक्षा पर अगर खड़ा नहीं उतरब, तो बस 5 साल 20 साल एक आदमी के दिलिए, केकरो 15 साल दिलिए, लगातार दिलिए, केलक किछ नहीं, ओकरा पर एते विश्वास केलिए। हम तो अहाँ के घर के लोग छी, 5 साल हमरा पर कऽ देख लियो, अगर हम अहाँ के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरब, 5 साल के बाद हम मुंह नहीं देखब। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 के जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी। चुनावी माहौल में साक्षात्कार का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप मतदान अवश्य करें और देखते रहें डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।